डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग के सामने वर्ग 10 के इतिहास विषय के साथ उपस्थित हूँ। और वर्ग 10 में जो पढ़ाई जाने वाली पुस्तक है इतिहास, उसका जो पहला जो चैप्टर है उसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में ही चर्चा करेंगे। इसमें एक शब्द आया है राष्ट्रवाद। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये राष्ट्रवाद कहते किसको हैं, और जो दूसरा हमारा ये होगा सवाल वो होगा कि इसके उदय की बात कही जा रही है, तो इसके उदय की जरूरत क्यों पड़ी। तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि जब किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में एक साझा संस्कृति, साझा भाषा, साझा रीति रिवाज वाले लोग जब एक राजनीतिक व्यवस्था में बनते हैं तो इसको राष्ट्रवाद की भावना कहा जाता है। और इसके आधार पर जो देश का निर्माण करते हैं, ये राज्य का निर्माण करते हैं, उसको राष्ट्रराज कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है कि यहाँ लिखा हुआ है कि उदय, तो इसके उदय की क्या बात है, इसकी क्या जरूरत थी वहाँ। तो इसके लिए हम पूरे यूरोप की बात थोड़ा सा करेंगे कि पहले जो है यूरोप में साम्राज्यवादी शासन व्यवस्था थी, और उस साम्राज्यवादी व्यवस्था में शक्ति का शासन होता था। जिस साम्राज्यवादी देश के पास शक्ति होती थी वो अधिक से अधिक क्षेत्रों पर अपने शक्ति के बदौलत कब्जा करके उस पर शासन करता था। अच्छा, वहाँ समाज जो है सब एक जैसा नहीं था, कई समूहों में बटा होता था और आपस में बड़ी भेदभाव होता था। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए भेदभाव और भी कई तरह के शोषण की वहाँ गुंजाइश थी उन लोग के पास। तो यूरोप में हम पार्टिकुलर एक देश का नाम अभी हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं जो आपके सिलेबस से ही है, वो है देश फ्रांस। तो फ्रांस में भी ठीक वैसे ही व्यवस्था थी यूरोप के अन्य देशों की तरह। यूरोप में जो ये फ्रांस में जो है तो समाज जो था वहाँ का वो 3 समूह में बटा हुआ था। तो 2 जो समूह थे जिसको हम पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग कहते हैं, और एक तीसरा था जो सामान्य वर्ग था। तो ये जो प्रथम स्टेट और सेकेंड स्टेट थे, ये दोनों जो लोग होते थे इनको बहुत सुविधाएं मिली हुई थी समाज में, और इनको जन्म से ही विशेष तरह के अधिकार मिले हुए थे। और ये जो सामान्य वर्ग था जिसमें किसान हो गए, मजदूर हो गए, कारीगर हो गए, व्यापारी हो गए, इस तरह के लोग थे। बाद में ये जो थर्ड स्टेट के लोग थे, जो इनका समुदाय था सामान्य वर्ग का, उसमें कुछ पढ़े लिखे लोग अस्तित्व में आए। तो उन लोगों ने इस व्यवस्था को देख करके उन लोगों को बड़ा अपमानित महसूस हुआ, और इस व्यवस्था को हटा करके और एक ऐसी व्यवस्था लाना चाहते थे, फ्रांस ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में, कि शक्ति जो है वो नागरिकों के बीच वितरित हो, यानी नागरिकों के मन से शासन व्यवस्था हो, उनको भी अधिकार हो और कोई भेदभाव नहीं हो। इस तरह की व्यवस्था के लिए उन लोगों ने वहाँ के लोगों में, फ्रांस के लोगों में इस तरह की भावना भरने के लिए जो है सो उन लोगों को प्रयास करना शुरू किया। कैसे वहाँ के लोगों को प्रेरित किया, कैसे क्रांति के लिए उन लोगों को राजी किया, कौन कौन से बातें थी जो अपने लेखों के द्वारा, पत्रिकाओं के द्वारा, पत्रों के द्वारा, किताबों के द्वारा लोगों तक पहुँचा करके और उनके भावना को जो है प्रेरित किया। तो इसको जानने के लिए हाँ, इसमें एक क्वेश्चन उठ रहा है यहाँ पर, उस क्वेश्चन को आप देखेंगे। हम आपको सामने दे रहे हैं क्वेश्चन एक। फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों, इनको क्रांतिकारी कहा गया, यानी जो लोग वहाँ बदलाव लाने वाले थे उनको क्रांतिकारी कहा गया। इसलिए क्रांतिकारी कहा गया कि क्रांति का मतलब होता है कि अचानक किसी चीज में परिवर्तन लाना, वो क्रांति कहलाता है। और जिस क्षेत्र में हो, लेकिन यहाँ राजनीति के क्षेत्र में था, और जो क्रांति लाने वाले, करने वाले थे, बदलाव लाने वाले थे, इनको क्रांतिकारी कहा गया। और इनको वहाँ पर एक चौथे वर्ग यानी मध्य वर्ग के रूप में देखा जाता था। तो इन लोगों ने लोगों में सामूहिक पहचान का पहले भाव पैदा किया, एकता स्थापित करने का बाद। तो कैसे एकता स्थापित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए, हम इसके आंसर में देखेंगे। और फिर हम देखेंगे कि राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ फ्रांस में, पहले देखेंगे। और जैसा कि हम आपको बताया कि फ्रांस में ही बदलाव नहीं हो रहा था, बल्कि पूरा यूरोप में हुआ, पूरे विश्व में फिर इसका प्रभाव हुआ। और आज उसी का परिणाम है कि आज पूरी दुनिया में जो है लोकतांत्रिक देशों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है,
और अब बहुत कम ही देश हैं जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। तो इसका उत्तर हम देखेंगे, उससे स्पष्ट हो जाएगा कि इन क्रांतिकारियों ने लोगों के मन में किस तरह की भावना पैदा की। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि इसके लिए हमने कुछ पॉइंट लिया है। पहले जैसा कि आपको हम बतलाए कि बहुत दिनों से निरंकुश शासन व्यवस्था थी, लेकिन 1789 में, तारीख था 14 जुलाई के 1789 को क्रांतिकारियों ने क्या किया कि जो निरंकुश राजतंत्र था, जहां का राजा, जिस राजा का नाम था लुई 16वां उस समय, उसके पास जो शक्ति थी वो सारी शक्ति उसी के पास होती थी देश के अंदर। उस शक्ति को वहां से समाप्त किया और फिर नागरिकों के बीच ला करके और वहां जनतंत्र की स्थापना की गई। और इस घटना के द्वारा फ्रांस के जो सारे राज शक्ति थी, जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा कि सम्राट के हाथ से निकल गई और अब फ्रांसीसी नागरिकों के पास आ गई। तो क्रांति का बहुत बड़ा परिणाम हुआ वहां पर कि जो राजतांत्रिक व्यवस्था थी, निरंकुशवादी व्यवस्था थी, उसको इन्होंने समाप्त किया। अब सवाल है कि इन लोगों ने कैसे लोगों को प्रेरित किया क्रांति के लिए। इसके लिए हमने पहला पॉइंट आपके सामने रखा है कि पितृभूमि तथा नागरिक जैसे राष्ट्रवादी विचारों को प्रोत्साहन दिया गया। लोगों को बतलाया गया कि ये जो फ्रांस की भूमि है कोई एक आदमी की नहीं है, यह हमारे पूर्वजों की भूमि है और हम किसी देश के प्रजा नहीं हैं, हम नागरिक हैं। नागरिक कहने का मतलब कि हमको भी उतना ही अधिकार है जितना कुलीन वर्ग और पादरी लोग को है। तो इस तरह से राष्ट्रवादी विचारों का प्रोत्साहन दिया ऐसा करके। अगला जो उन्होंने काम किया, नए राष्ट्र ध्वज का निर्माण। जब क्रांतिकारियों ने एक नए संविधान बनाना शुरू किया तो उसमें एक अलग अपना झंडा का निर्माण किया और पहले जो झंडा था उसका, वो निरंकुश शासक का, उसको हटा दिया और इन लोगों ने अपना नया राष्ट्र ध्वज का निर्माण किया फ्रांस के लिए। इसके बाद तो अगला जो काम उन्होंने किया, स्टेट जनरल का नाम बदल करके नेशनल असेंबली कर दिया। यानी पहले जो निरंकुश शासक था लुई 16वां, उसका जो संसद था उसका नाम था स्टेट जनरल। उसको इन क्रांतिकारियों ने जब अपना संविधान बनाया तो नाम बदल करके नेशनल असेंबली कर दिया। अब नागरिकों के लिए एक समान अधिकारों का समर्थन किया गया। जैसे पहले वहां के लोगों को जैसा कि आपको हम बतलाए पहले कि जो दो वर्ग थे उनको विशेष अधिकार था, लेकिन अब वैसी बात नहीं रही। अब पूरे फ्रांस के लिए जो है सभी नागरिकों के लिए एक समान अधिकार का समर्थन किया गया और सरकार चलाने के लिए पूरे फ्रांस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई और उसमें व्यवस्था किया गया कि फ्रांस के जितने भी नागरिक हैं सबके लिए एक समान कानून होंगे। यानी समुदाय के आधार पर जो है कानून अलग अलग नहीं होगा, सबके लिए एक समान कानून होगा। फिर एक नया काम उन्होंने अच्छा किया कि आंतरिक आयात निर्यात शुल्क जो है समाप्त कर दिया गया। यानी फ्रांस के अंदर ही जो है जब एक जगह से दूसरे जगह व्यापार के लिए आते जाते थे तो इस जगह जो है सो आयात निर्यात शुल्क जो है सो लगता था, उसको हटा दिया। इसके बाद नाप तोल की एक समान व्यवस्था लागू की गई। यानी फ्रांस के अंदर अलग अलग शहरों में नाप और तोल की भी अलग अलग व्यवस्था थी। कहीं 1 मीटर कोई सेंटीमीटर का होता था तो दूसरे जगह वैसा नहीं होता था। तो एक क्रांतिकारियों ने जब अपना संविधान बनाया तो उसमें उस व्यवस्था को भी हटा करके और पूरे फ्रांस के लिए नापतोल की एक व्यवस्था की गई। तो इस तरह से अब आप समझ गए होंगे कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने, जिसको दारवादी भी कहते हैं, मध्य वर्ग भी यही था, तो इन लोगों ने कैसे फ्रांस के लोगों को प्रेरित किया कि क्रांति करके हम बदलाव लाएं। अब इस बात को आप समझ गए होंगे और अगर कोई आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, किसी तरह की त्रुटि होगी तो कमेंट करेंगे इस पर और फिर हम अगला क्वेश्चन लेंगे इसी विषय से और इसी चैप्टर से। ये क्वेश्चन हम दे रहे हैं इसी चैप्टर का, आप इसको देखेंगे ध्यान से। ठीक वही चैप्टर का क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति का महत्व बताएं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कि फ्रांसीसी क्रांति जो है पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है पूरे विश्व में। और फ्रांसीसी क्रांति के बाद ही जो है पूरे विश्व में लोकतंत्र का आविर्भाव हुआ है। और हम देखेंगे इसमें कि कैसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम उत्तर की ओर चलते हैं, आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है इसका आंसर। सबसे पहली बात इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है कि विश्व के इतिहास में यूरोप में जो एक घटना घटी, इसमें राष्ट्रवाद की प्रथम और स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। यानी यह स्पष्ट तरीके से परिभाषित किया गया कि राष्ट्रवाद क्या होता है।
इसके पहले अभी तक लोग इससे अनभिज्ञ थे। दूसरा जो आप पॉइंट देख रहे हैं कि इस क्रांति ने फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र को समाप्त किया और नागरिक प्रभुसत्ता, इंपॉर्टेंट है ये, नागरिक प्रभुसत्ता मतलब क्या हुआ, यानी जो शक्ति राजा के पास थी अब वो सारी शक्ति वहां के नागरिकों में आ गई। अब नागरिक चुनाव करेंगे देश के लिए कि कौन यहाँ का शासक होगा या कौन जो है भाग्य विधाता होगा फ्रांस का। तो यानी जो नागरिक पहले बिना अधिकार के थी अब उसको एक बहुत बड़ा पावर मिल गया कि वहां के राजा का चुनाव करेगा और उसको बहुत से अधिकार दिए गए। तीसरी जो बात है कि इस क्रांति का प्रभाव फ्रांस तक नहीं रहा, जैसा कि हम आपको पहले भी कहे हैं, ये फ्रांस तक नहीं रहा बल्कि पूरे विश्व में, यूरोप में तो हुआ ही, पूरे विश्व में जो है ये घटना बहुत बदलाव लाया और उसी का परिणाम हुआ कि आप 9th क्लास के किताब में आप देखे होंगे कि आज के 100-125 बरस पहले दुनिया के कुछ देश थे जो लोकतंत्र थे, और आज अगर आप देखोगे पूरे दुनिया का नक्शा तो देखोगे कि आज कुछ देश बचे हैं जहां लोकतंत्र नहीं है। तो अब आप अनुमान लगा लो इसी से कि फ्रांसीसी क्रांति का कितना महत्व था, यानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी विश्व की, इसीलिए यह क्रांति जो है अपने आप में महत्वपूर्ण था। तो अब आप समझ गए होंगे कि फ्रांसीसी क्रांति का इतना महत्व क्यों है, क्योंकि दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया, यानी जो साम्राज्यवादी व्यवस्था थे, निरंकुश व्यवस्था हटा करके और उसको लोकतांत्रिक व्यवस्था लाने वाला ये फ्रांसीसी क्रांति था। अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी बात। अब और विशेष जानकारी के लिए इस चैप्टर में जो और बातें हैं उसको हम बताएंगे आपको। और एक तीसरा क्वेश्चन लेते हैं इसके लिए आपको विशेष जानकारी के लिए। अब देखिए एक नया नाम आया नेपोलियन, आप नाम सुने होंगे, डर भी लगता होगा ऐसा नाम सुन करके। नेपोलियन संहिता, नेपोलियन संहिता की बात क्या है, नेपोलियन के द्वारा जो है एक विधान बनाया गया था शासन करने के लिए, उसी को नेपोलियन संहिता कहा जाता है। तो यहाँ पर मुख्य विशेषता क्या है उसकी, आखिर क्यों चर्चित है नेपोलियन की संहिता, या अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या किया। तो ये भी फ्रांस से रिलेटेड क्वेश्चन है और थोड़ा सा बतला देना चाहते हैं आपको हम कि जब वहाँ पर प्रजातंत्र की स्थापना का प्रयास किया जा रहा था तो नेपोलियन को जो है वहाँ पर शासक बनाया गया, लेकिन नेपोलियन तो प्रजातंत्र के रूप में शासन शुरू किया जरूर, लेकिन जल्द ही वो जो है उसको राजतंत्र में बदल दिया, यानी निरंकुश बन गया। चलिए निरंकुश बन गया कोई बात नहीं, और इतना महत्वाकांक्षी हो गया कि अब वो कहता था कि पूरे यूरोप पर हम शासन करेंगे। अब पूरे यूरोप के लोग घबरा गए उसके इस विचार से, और था भी बहुत हिम्मती आदमी। लेकिन इतना होते भर में भी, प्रजातंत्र को राजतंत्र बनाते हुए भी वहाँ के लोगों के लिए अच्छा काम किया, जिसको नेपोलियन संहिता जो बनाया गया है उसमें वो सब बातें दी हुई है, आपको हम अब दिखा रहे हैं कि वो क्या काम किया था वहाँ के लोगों के लिए। देखिए आपके सामने है कि जब उसने जब पहले वो शासक बना तो आपको हम बताया कि वो प्रजातंत्र के रूप में शासन शुरू किया था, लेकिन बाद में वो राजतंत्र स्थापित कर दिया, और जब राजतंत्र स्थापित किया तो अपने मनमाना शासन शुरू किया। लेकिन एक बात वो नहीं भूला, उसको था कि हम जनता के लिए अच्छे अच्छे काम करें, अपने शासन को हम कुशल बनाएं। और इसके लिए देखिए जो संहिता बनाया, यानी एक तरीका का विधान है उसका, ये कौन कौन पॉइंट है, यहाँ पर सब पॉइंट तो आपको नहीं है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हम रख रहे हैं सामने। देखिए कितना बड़ा काम किया। पहला काम किया इस संहिता के द्वारा कि जन्म पर आधारित विशेष अधिकार। अब आप समझ गए होंगे किसकी बात हो रही है, यानी फ्रांस के वे दो वर्ग जो कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग कहलाते थे, उनको जो जन्म से ही विशेष अधिकार था। क्या विशेष अधिकार था? तो उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। क्या विशेष अधिकार था? वही जमीन के मालिक, अधिकार जमीन के मालिक थे। क्या विशेष अधिकार था? उनको सामान्य जो वर्ग था उसे टैक्स लेने का अधिकार था। और क्या विशेष अधिकार था? उनके लिए कानून अलग थे, अपराध करते थे तो उनके लिए सजा कम होती थी। ये सब जो व्यवस्था थी जो भेदभाव वाली थी, उसको नेपोलियन ने क्या किया कि समाप्त कर दिया। बहुत बड़ा काम किया। संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। अगला पॉइंट देखिए, यानी आदमी संपत्ति को भी सुरक्षित नहीं रख सकता था,
लुईस सोलामा के टाइम में करीब उसकी जब्त कर दी जा सकती थी संपत्ति, लेकिन ये उसको सुरक्षित कर दिया। अब चलिए, प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया गया और सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया। ये देखिए क्या किया गया। जब लुईस सोलहवां का समय था तो उस समय सामंती व्यवस्था यानी बड़े बड़े जमींदार होते थे कुलीन वर्ग के घराने के, और वे किसानों को खेत पर काम करवाते थे, एक दास की तरह, एक गुलाम की तरह, एक नौकर की तरह, बेगार की तरह, और जागीरदारी शुल्क भी लेते थे उन लोग से। जो किसान इन लोगों का खेत जोतता था उसके घर में बेगार करनी पड़ती थी, यानी फ्री में काम करता था वो। इसके अलावा टैक्स भी देता था वो। इसको जागीरदारी शुल्क से मुक्त कर दिया और ये भूदासत्व को भी समाप्त किया। भूदासत्व मतलब जो जमीन जोतने वाले किसान के यहाँ दास के तरह थे, नौकर के तरह थे, और वो व्यवस्था खत्म किया। अगला जो काम किया, जरा शहर में चले। शहर में जो उत्पादन करने वाले कारीगर थे, उनका जो मालिक होता था श्रेणी संघ का, वो कारीगरों को बिल्कुल गुलाम की तरह रखता था। वो दूसरे का काम नहीं करने देता था, और उसका जो मालिक होता था वो उसको मनमाना अपने मन से जो है उसको मजदूरी देता था, यानी वे आज़ाद नहीं थे। तो एक काम नेपोलियन ने किया कि उन लोगों को जो है जो नियंत्रण था उसको समाप्त कर दिया, यानी कारीगरों पर जो नियंत्रण रखते थे श्रेणी संघ वाले, उनको समाप्त करके उनको मुक्त कर दिया। अगला जो काम किया, बड़ी अच्छा काम किया, यातायात और संचार व्यवस्था। जानबे करते हैं आप कि किसी भी देश का जो है यातायात और संचार व्यवस्था विकास का रीढ़ होता है। नेपोलियन ने इस बात को बखूबी समझा और यातायात की बड़ी अच्छी व्यवस्था की वहाँ पर। संचार व्यवस्था आप समझ रहे होंगे, एक जगह से दूसरे जगह जब हम सूचना भेजने की बात करते हैं तो इस व्यवस्था को संचार कहा जाता है। इसमें भी सुधार किया गया, यानी पहले वाली जो व्यवस्था थी और उसमें जो है ये सुधार किया। नाप तोल की एक समान व्यवस्था, बड़ी एक खराब प्रचलन था फ्रांस में कि अलग अलग शहरों में नाप तोल की अलग अलग व्यवस्था होती थी। एक शहर में कुछ, दूसरे शहर में कुछ। एक शहर में मीटर कुछ सेंटीमीटर का, दूसरे शहर में कहीं कम होता था तो कहीं अधिक होता था। उसी तरह से वजन भी होता था। नेपोलियन ने यह व्यवस्था हटा करके अब नाप तोल की भी एक समान व्यवस्था लागू की गई। तो ये देखने से ऐसा तो जरूर थोड़ा सा लगता है कि नेपोलियन ने गलत किया। गलत यह किया था कि राजतंत्र को हटा के प्रजातंत्र ले आया था और इतना महत्वाकांक्षी हो गया था कि पूरे यूरोप और विश्व पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। लेकिन फिर भी जो जनता के लिए काम किया गया वो सराहनीय है। तो हम इसके सकारात्मक पक्ष को ले रहे हैं कि नेपोलियन ने जनता के लिए जो काम किया, नेपोलियन संहिता में जो अंकित है, वो बहुत ही अच्छा हम इसको मानेंगे। और इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा नेपाल ये नेपोलियन संहिता की मुख्य विशेषता। और फिर हम विशेष जानकारी के लिए अगला क्वेश्चन लेते हैं इस चैप्टर का, और आप उसके बारे में देखेंगे कि 1815 में संपन्न वियना सम्मेलन की मुख्य बातें क्या थी। अरे वियना सम्मेलन क्या था भाई, अब जरा इस पर चर्चा होगी। ये वियना क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन देश है और वहीं की राजधानी वियना है। तो अभी हम आपको बताए थे पिछले क्वेश्चन में कि नेपोलियन जब तानाशाह बन गया और यूरोपीय देशों से लड़ना शुरू किया तो यूरोपीय देशों की लाचारी हो गई उसके साथ लड़ना, क्योंकि उनके देश पर अभी कब्जा करना चाहता था। तो यूरोप के बहुत से देशों ने मिल करके और लड़ाई शुरू किया। बहुत दिन लड़ाई चली और अंत में 1815 की बात यहाँ भी देख रहे हैं, 1815 है। 1815 ईस्वी में एक वाटरलू जगह है, वहीं पर यूरोप के अन्य देश के राजाओं ने उसको हराया और उसको पकड़ करके सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया जो समुद्र में है, और वहीं पर 1818 में उसकी मृत्यु हो गई। तो 1815 में जब नेपोलियन की हार हुई तो यूरोपीय देश जिन्होंने मिल करके उसको हराया था, इन लोगों ने एक सम्मेलन किया, एक मीटिंग किया, और यह मीटिंग वियना में हुआ था। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है और उस समय वहां का चांसलर जो था उसका नाम था ड्यूक मेटरनिक। तो ड्यूक मेटरनिक की अध्यक्षता में जो है वहां पर एक सम्मेलन हुआ जिसको वियना सम्मेलन के नाम से जानते हैं। अब हम जानेंगे कि 1815 के वियना सम्मेलन जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? मेटरनिक कर रहा था। तो क्या क्या निर्णय लिया गया, जरा हम इसको गौर से देखेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या क्या निर्णय लिया गया। तो इसके उत्तर की ओर हम बढ़ते हैं। बहुत संक्षेप में आपको हम बतला रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए कि 1815 में जब संपन्न हुआ सम्मेलन तो सबसे पहला काम उन लोगों ने किया कि नेपोलियन जिस देश के शासक को हटाया था और अपना कब्जा कर लिया था, उन राजतंत्र को फिर से बहाल किया गया, बुला करके उनका राय दिया गया कि अपना राय आप लोग बहाल करो। चलिए, दूसरा जो निर्णय लिया गया वियना सम्मेलन में वह था कि
भविष्य में इस तरह का कोई तानाशाह न हो, इस तरह का युद्ध न हो, इसको रोकने के लिए उन लोगों ने एक सशक्त संविधान का निर्माण किया। इसके बाद अगला जो इसकी विशेषता है, आप देख रहे होंगे, पराजित राष्ट्र विजित राष्ट्र को क्षतिपूर्ति दे, यानी जो राष्ट्र मिल करके उसको हराए थे, तो इन लोगों को जो खर्चा हुआ था उन लोगों ने खर्चा का मांग किया। फिर दास प्रथा को समाप्त किया गया, यानी जो वहाँ के लोग दास के रूप में लोगों से काम करवाते थे, दास प्रथा एक अलग विषय है, 9 में आप लोग पढ़े होंगे। तो वहाँ पर दास प्रथा की व्यवस्था थी, यानी लोग अपने यहाँ रह करके बड़ी शोषण करते थे उन लोग का, कहने का मतलब दास खरीद करके भी बनाए जाते थे। तो व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया ये वियना सम्मेलन के द्वारा। और फिर जैसा कि आपको मालूम है, चलिए पीछे थोड़ा सा, फ्रांस में राजतंत्र फिर बहाल किया गया, और जो पहले जो राजा था बुबरो वंश का, उसी को शासन सत्ता सौंप दिया गया। यानी कहने का मतलब कि फ्रांस में जब भी आगे बढ़ने की कोशिश लोग कर रहे हैं, फिर पीछे आ जा रहा है, यानी फिर जो पुरानी व्यवस्था थी, रूढ़िवादी व्यवस्था, वही पुराने राजवंश फिर आ गया वहाँ पर। तो इस तरह से आपको एक चीज़ समझ में आया होगा कि 1815 में जो वियना सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन में भाग लेने वाले सब साम्राज्यवादी देश थे, ये रूढ़िवादी थे और पुरानी व्यवस्था को वहाँ बरकरार रखना चाहते थे। वे फ्रांस में या यूरोप में या विश्व में वे बदलाव लाना नहीं चाहते थे, क्योंकि ऐसा करने से वो जो दो वर्ग था, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, उनकी सुविधा समाप्त हो रही थी। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और अब इस चैप्टर की और विशेष बात जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने। उदारवादी राष्ट्र के क्या मायने थे? उदारवादी शब्द जो है यूनान का शब्द है और ये लीबर से बना है, लिबरलिज्म। लिबर का मतलब होता है आजाद, स्वतंत्र। तो हम देखेंगे कि ये उदारवादी राष्ट्र का अर्थ क्या हुआ, अब इस पर चर्चा करेंगे। या 1848 में जो क्रांति हुआ उदारवादियों द्वारा, उसका क्या अर्थ लगाया, मैंने क्या मीनिंग था उसका। तो एक और घटना घटी फ्रांस में, 1848 में फिर क्रांति हुई थी वहां। अब जरा देखें कि इस क्रांति का क्या अर्थ लगाया गया। तो 1848 ईस्वी में क्रांति हुई थी फिर फ्रांस में, और इसका उद्देश्य था निरंकुश राजतंत्र को समाप्त कर। बार बार हम यह बात आपको बोल रहे हैं कि फ्रांस में जो भी क्रांति हो रही है उसका एक ही उद्देश्य है कि निरंकुश राज को हटाओ, निरंकुश राजा को हटाओ और राष्ट्रराज का निर्माण करो। राष्ट्रराज मतलब आपको हम बताएं राष्ट्रराज की परिभाषा पहले, यानी नागरिकों के द्वारा चुनी हुई सरकार की व्यवस्था करके एक देश की स्थापना की जाए। और इसके लिए उन्होंने संविधान का निर्माण किया था। और उसमें क्या क्या किया देखिए, सबसे बढ़िया प्रेस की स्वतंत्रता, ये पहली जो है पहला पहचान है किसी भी राष्ट्रवादी देश का। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब कि देश का जो समाचार है उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, यानी बिल्कुल स्वतंत्र हो। पहले क्या होता था, ये जो निरंकुश शासक होते थे वे प्रेस पर अंकुश लगा देते थे, यानी उस पर रोक लगा देते थे, वो सही न्यूज नहीं छापता था। उसको आजाद करना, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। ये जो निरंकुश शासक होते थे यूरोप के, वे कोई संगठन यानी राजनीतिक दल ये सब नहीं बनाने देते थे, कोई छूट नहीं। अगर कोई बनाता था तो उसको कड़ा से कड़ा दंड दिया जाता था। फिर है सार्वजनिक मताधिकार, ये भी नहीं था पहले। सार्वजनिक मताधिकार यानी सबको वोट देने का अधिकार, तो ये भी नहीं था। तो ये जो 1848 में क्रांति हुई, ये 3-4 आप जो देख रहे हैं यहाँ पर इसकी विशेषता, यही इनका मुख्य मुद्दा था। और इस क्रांति ने लोगों के मन में राष्ट्रराज की भावना को प्रेरित किया, और इसका प्रभाव यूरोप ही नहीं दुनिया के अन्य देशों पर भी पड़ा। यूरोप के जो छोटे छोटे राज्य थे वहाँ भी सांस्कृतिक रूप से एकरूपता के आधार पर अपना एकीकरण करने के लिए और राष्ट्रराज के निर्माण के लिए कोशिश तेज करने लगे। वो देखा देखी असर पड़ना शुरू हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1848 में उदारवादियों की जो क्रांति थी उसका अर्थ यही लगाया गया कि राष्ट्रवाद की विजय और शेष विश्व में राष्ट्रवाद की अभ्युदय। यानी अगर संक्षेप में कहें तो राष्ट्रवाद की विजय और राष्ट्रराज का उदय, यही जो है इनका मकसद था। और राष्ट्रराज का मतलब जान रहे हैं, एक बार फिर बतला देते हैं कि जब किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में साझा संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज, ये सब के आधार पर जब वे राजनीतिक बंधन में जब व्यवस्थित होते हैं तो उससे जो राष्ट्रराज, जो देश का निर्माण करते हैं वे, उसको राष्ट्रराज कहा जाता है। तो इस तरह से 1848 के क्रांति की जहाँ तक बात है उसका अर्थ यही था मेन कि राष्ट्रराज का निर्माण करना दुनिया के हर भाग में, और उसकी शुरुआत फ्रांस से हो चुकी थी और देखा देखी उसका असर जो है सो पड़ रहा था। अब हम और विशेष जानकारी के लिए एक अगला क्वेश्चन दे रहे हैं आपको हम। उदारवादियों ने किन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, देखिए कई राजनीतिक है, सामाजिक है, आर्थिक,
ये तीनों के बारे में हम अलग अलग उत्तर देंगे कि कौन कौन से राजनीतिक विचारों को बढ़ावा दिया, सामाजिक विचार उनके कैसे थे, आर्थिक विचारों के प्रति उनका क्या सोच था। तो ये तीनों के बारे में हम बारी बारी से अलग अलग जो है हम उसको वर्गीकृत करेंगे। पहले हम राजनीतिक देखेंगे कि राजनीतिक विचार उनका क्या था उदारवादियों का। तो इसका आंसर हम देखते हैं। सबसे पहले राजनीतिक विचार आप देखिए, यह राजनीतिक विचार 3 पॉइंट है, 1 2 3। क्या है? पहला, निरंकुश राजतंत्र तथा पादरी एवं कुलीन वर्ग के विशेषाधिकार का विरोध। बार बार आपको हम बता रहे हैं कि ये जो दो वर्ग था, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, इनके विशेषाधिकार का विरोध शुरू से था। इनका मेन मकसद पहले यही था कि इनको पहले हटाओ। इसके बाद जो भी व्यवस्था सरकार से बनाने के लिए होगी वो मताधिकार पर होगी, यानी पूरे देश की जो नागरिक हैं वे मतदान करेंगे और उससे जो प्रतिनिधि का चुनाव करके संसद की स्थापना होगी और इस तरह से संसदीय शासन जो है बहाल होगी। और तीसरा, कानून के समक्ष सबकी बराबरी। पहले आप जानते हैं कि बड़ी भेदभाव था, वहां पर समुदाय के आधार पर लोगों को अधिकार दिया जाता था। अब वैसी बात नहीं रही, अब सबको बराबर कानून के समक्ष माना जाएगा। तो ये जो था ये राजनीतिक विचार थे उदारवादियों के। अब जरा सामाजिक विचार हम देखें कि क्या था। तो सामाजिक विचार में समाज में स्वतंत्रता की भावना का विकास। आदमी स्वतंत्र नहीं थे, एक जगह से दूसरी जगह आने जाने की स्वतंत्रता नहीं थी। कई जगह टैक्स देना पड़ता था जब व्यापार करते थे। तो नाप तोल की व्यवस्था आप सुनबे किए हैं। संगठन बनाने की स्वतंत्रता नहीं थी, अपना विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं थी। तो उसको जो है हटा करके और सबके स्वतंत्रता की भावना का विकास किया। दूसरा, राजा नहीं बल्कि राष्ट्र राज्य के प्रति। पहले जो है वहां की प्रजा राजा का गुणगान करती थी, राजा का जो है प्रशंसा करती थी, लेकिन अब वैसा नहीं। अब राष्ट्र राज्य के प्रति भक्ति का प्रचार प्रसार। ये राष्ट्र राज्य के प्रति मतलब अपनी भाषा, अपना रीति रिवाज, अपना जो है वहाँ की संस्कृति, वहाँ की शिक्षा, वहाँ का पर्यावरण। पर्यावरण जान सब कुछ आ गया, पृथ्वी वहाँ का जमीन आ गया, जंगल आ गया, पशु पक्षी, ये सब से अब प्रेम करने के लिए लोगों को सिखाया जाने लगा। और हम आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, फिर है आर्थिक विचार उनका। आर्थिक विचार में है उदारवादी बाजार व्यवस्था। आपको हम बतलाए हैं उदारवादी बाजार मतलब मुक्त बाजार, यानी किसी तरह का प्रतिबंध नहीं। जब उदारवादी बाजार की बात आ रही है तो फिर वो बात आप याद कीजिए कि एक जगह से दूसरे जगह जब वस्तुएं जाती थी तो उन पर कई जगह टैक्स लिया जाता था, और इतना हर चेक नाका पर जो है 5% टैक्स लिया जाता था, और कभी कभी तो 19-20 चेक नाका से गुजरना होता। अब बताइए, उनका पूरा सामान बिक जाता था टैक्स से भरे में। तो इस व्यवस्था को उन्होंने हटा करके उदारवादी बाजार व्यवस्था, यानी ये सबसे मुक्त किया इसको। जनता पर करों की बोझ में कमी। लुई 16वां जो टैक्स बढ़ा के रखता था, जिसे ऐशो आराम की जीवन बिताता था, उस टैक्स को कम किया गया, जो एक बोझ के रूप में था वहां की जनता के ऊपर, तो अब उसको भी कम किया गया। और फिर तीसरा जो किया गया आर्थिक विचार जो उनका था, आम जनता का आर्थिक कल्याण, हर आदमी विकास करे, हर आदमी को जो है विकास करे, अर्थोपार्जन करे, अर्थव्यवस्था से जुड़े, ये सबको अधिकार होना चाहिए। और ये व्यवस्था उन लोगों ने वहां किया। तो ये तीनों विचार आप याद कर लेंगे कि उदारवादियों के राजनीतिक विचार क्या थे, सामाजिक विचार क्या थे और आर्थिक विचार क्या थे, और यही सब करके और वहाँ बदलाव लाना चाहते थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अभी हम ले रहे हैं आपके सामने, और बड़ा ही अभी उपयोगी क्वेश्चन है आपके लिए। हाँ, जिउसेपी मैत्सिनी। चलिए, एक क्रांतिकारी का नाम आया। जिउसेपी मैत्सिनी कौन था? जिउसेपी मैत्सिनी का नाम किताब पढ़े होंगे तो याद होगा आप लोग को। वैसे हम उसके बारे में बतला रहे हैं। और फिर अगला क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है कि राष्ट्रवाद के विकास में उसका क्या योगदान था। तो इसका उत्तर जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अब जिउसेपी मैत्सिनी इटली का एक महान क्रांतिकारी था। इटली का नाम सुने, यूरोपियन कंट्री है, और ये भी साम्राज्यवादी देशों का शिकार था। यहाँ पर भी कई साम्राज्यवादी देश जो है वे निरंकुशता पूर्वक शासन चलाते थे। तो इटली में लगभग 6-7 राज्य होते थे, जिसमें मात्र एक ही राज्य था जो वहां के राजघराने का शासन था। बाकी सब पर जो है वो साम्राज्यवादी देशों का था। तो इसके लिए जो पहला प्रयास किया इटली के एकीकरण का, उसका नाम था जिउसेपी मैत्सिनी। हालांकि ये बहुत प्रयास किया, जैसा कि आप देख रहे होंगे, भूमिगत संगठन बनाया था 2 ठो। एक का नाम था यंग इटली, दूसरे का नाम था यंग यूरोप। लेकिन
बेचारा सफल नहीं हो सका, खुद तो मर गया, लेकिन इसका जो किया हुआ काम था, जो रूपरेखा तैयार का था इटली के एकीकरण का, वह इटली के लिए बाद में वरदान साबित हुआ। और फिर इसी के आधार पर इटली का एकीकरण किया गया, जो हम अगला क्वेश्चन जब आएगा तो हम फिर बतलाएंगे कि कैसे एकीकरण हुआ। लेकिन जिउसेप्पे मैत्सिनी के बारे में आप इतना ही याद रखिए कि इटली का एक महान क्रांतिकारी था, निरंकुश राजतंत्र का विरोधी था और उदार लोकतंत्र का समर्थक था। यानी ये भी जो है उदारवादी व्यवस्था ही चाहता था, नागरिकों के अधिकार वाला सरकार चाहता था, नागरिकों के द्वारा चुनी गई सरकार चाहता था। और बेचारा अपने टाइम में तो नहीं हो सका ये सक्सेस, ना बहुत प्रयास किया। दो संगठन भी आप देख रहे हैं, भूमिगत यानी अंडरग्राउंड, ऐसे तो संगठन बनाने का वहाँ पर अधिकार नहीं था, किसी को कोई छूट नहीं थी, तो बनाया था लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। फिर भी ऐसा रूपरेखा तैयार किया था इटली के लिए कि बाद में जो लोग आए वहाँ उनको सुविधा हुई इटली का एकीकरण में। तो अब ठीक है, फिर हम अब आगे बढ़ेंगे और एक और क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं सामने कि राष्ट्रीय पहचान के निर्माण में भाषा और लोक परंपराओं का क्या महत्व है। ये बहुत बड़ी बात है, भाषा लोक परंपरा। भाषा जो है, जहाँ तक भाषा की बात अगर आप कर रहे हैं तो आप अपने ही देश में देखो ना, भाषा के आधार पर ही तुम्हारे देश में राज्य का निर्माण हुआ है। भाषा पहचान होती है आदमी का, अपने मातृभूमि का पहचान होती है। और परंपरा रीति रिवाज, रीति रिवाज भी पहचान होती है। हम हिंदुस्तानी हैं, कैसे कोई जानेगा कि हिंदुस्तानी है? जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो भाषा बोलेंगे हिंदी, समझ वो हिंदुस्तानी का है। उसी तरह से जब हम कोई परंपरा, जैसे मान लो कोई त्यौहार मनाएंगे दूसरे देश में, मान लो छठ का त्यौहार मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, वो लोग को हिंदुस्तान का होगा ही। तो कहने का मतलब कि राष्ट्रीय पहचान के निर्माण में जो भाषा और लोक परंपरा है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसको हम और थोड़ा सा व्यापक रूप में बतला रहे हैं आपको। देखिए कि क्या क्या हम आपको दे रहे हैं इसके उत्तर में कि राष्ट्रीय पहचान के निर्माण भाषा और जो लोक परंपरा है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आपका लैंग्वेज लिखने के सेंस में आइए, ऐसे तो हम आपको बताइए क्या चीज़ है। तो किसी राष्ट्र की जो आत्मा होती है, किसी राष्ट्र की आत्मा उसकी भाषा और लोक परंपराओं में, यानी शरीर है, आत्मा है तो शरीर का वैल्यू है। उसी तरह से किसी भी राष्ट्र में वहाँ के जो लोग हैं वो भाषा और लोक परंपरा उनके आत्मा के तरह है। अगर ये नहीं है तो उस निर्जीव शरीर के तरह है वो। तो ये बहुत ही जरूरी है। भाषा व्यक्ति की पहचान होती है क्योंकि वह किस भाषा का प्रयोग करता है या उसकी मातृभूमि से जुड़ी होती है। आप कहीं भी जाओ, जैसे ही भाषा बोलोगे, तमिल बोलोगे समय वो तमिलनाडु का है, जैसे ही कन्नड़ बोले बोला कर्नाटक का है। तो ये एक अपना पहचान होता है और इस भाषा को कभी भुलाना नहीं चाहिए। तो भाषा और जो लोक परंपरा है, इसी महत्व को देखते हुए पोलैंड में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के लिए इनका सफल प्रयोग किया गया था। आपको सर पोलैंड की कहानी क्या है? तो पोलैंड पर क्या था लोग कि 2-3 देशों ने मिलकर के कब्जा कर लिया था। उसमें रूस, सबसे ज्यादा भाग पर रूस का कब्जा था, कुछ पर ऑस्ट्रिया का कब्जा था, कुछ पर जर्मनी का कब्जा था। लेकिन जब राष्ट्रवाद की बात होने लगी तो भाषा के आधार पर ही पोलैंड को बनाया गया, क्योंकि पोलैंड राज्य का नक्शे से आउट कर दिया था लोगों ने। जैसा कि आपने सुना, अधिकांश भाग पर रूस कब्जा कर लिया और रूस बहुत प्रयास किया कि वहां के लोगों की जो पोलिश भाषा थी उसको हटा करके और रूस की अपनी भाषा हो, उसके लिए वहां के लोगों ने बहुत कुर्बानी दिया, बहुत को द्वीप पर भेज दिया, आइसलैंड द्वीप पर भेज दिया, बहुत को फांसी दे दिया। लेकिन इन लोगों ने स्वीकार नहीं किया, अपना भाषा नहीं छोड़ा और उसका परिणाम हुआ कि एक दिन पोलैंड जो है फिर नक्शा पर आया। कहा कि भाषा को उन्होंने बरकरार रखा था। तो हम एक लाइन और कह सकते हैं कि भाषा जो है जेल के कुंजी की तरह होती है, चाबी जिसको की बोलते हैं। जैसे जेल से निकलने के लिए कुंजी से हम ताला खोल के निकलते हैं बाहर, उसी तरह से भाषा से हम भी जो हैं सो कहीं अगर ये कोई नहीं जान रहा है हमारा पहचान, तो भाषा तुरंत हमारी पहचान बता देगा कि किस देश का आदमी है। तो आज हमने आपको बहुत ज़्यादा समय अगर ले लिए होंगे तो थोड़ा सा ये करेंगे इस पर, और अभी और क्वेश्चन बाकी है जो हम अगले दिन आपसे फिर मिलेंगे, और अभी हम यहीं आपसे विदा लेंगे। आप लोग को थैंक यू।